हेलो गाइस, वेलकम टू वे टू सक्सेस चैनल। आई एम शिखा गुप्ता। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम एनसीईआरटी से पढ़ना पहले स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने पे आपके मार्क्स मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें समझने के और आपके मार्क्स लाने के अच्छे मार्क्स लाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए इस वजह से पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और जब पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और भी टॉपिक्स इसके बाद कवर करते जाएंगे इस बुक के। इन द लास्ट चैप्टर वी कम टू मिनी नो मिनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। इससे पहले जो चैप्टर्स है उसमें बहुत से कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ, अभी हमने पढ़ा तो नहीं है बट कंटिन्यू करूँगी इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम बहुत से इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, और कार्बन के बारे में जानेंगे। एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमिनेंट सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे लाइफ में मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एलिमेंटल फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक एक्टिविटी दी है, बट ये एक्टिविटी का मीन्स कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं ये एक्टिविटी, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लुक at the items that come in the last column. Your teacher will be able to tell you that most of them are made. Look at the item that come in the last column. Your teacher will be able to tell you that most of them are made of compounds of carbon. Can you think of a method of to test this? What would be the product if a compound containing carbon is burnt? डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस। ये लाइन इसी एक्टिविटी से रिलेटेड है कि जो अभी कम मतलब आइटम्स आप इसमें प्लेस्ड करेंगे वो उसको बर्न करने पर और कार्बन कंपाउंड बर्न करने पे क्या होता है, कैसा टेस्ट आता है, कंफर्म करने का ऐसा कुछ है। तो चलिए इसको लीव करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं, स्किप करते हैं और आगे देखते हैं। फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू आर लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। जो फूड, क्लॉथ, मेडिसिन ये सब किस पे बेस्ड है? मतलब कार्बन एक मतलब कार्बन पे बेस्ड है ये सब। इतने मतलब डिफरेंट अलग अलग चीज़ें कार्बन पे डिपेंडेंट रहती हैं, मतलब कार्बन पे बेस्ड रहती हैं, ठीक ना। चाहे फूड हो, चाहे क्लॉथ्स हो, चाहे मेडिसिन हो, इसी वजह से कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट कहा गया है। डिफरेंट थिंग इस पे बेस्ड रहती हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जो लिविंग, और इसी में ऐड करते हुए ये बोला गया है कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कार्बन पे बेस्ड हैं, ठीक ना। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्विट मियर्स। जो कार्बन का जो अमाउंट है कार्बन का अर्थ पे वो क्या है? बहुत क्विट मियर्स है, ठीक ना। अर्थ क्रस्ट में या फिर एटमॉस्फेयर में। देखिए अब देखते हैं हम। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है? 0.0। देखिए अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के फॉर्म में है, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कहाँ, द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के फॉर्म में मिनरल्स लाइक देखिए कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ठीक ना। और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 0.03। किस फॉर्म में है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने टिक लगा दिया है। टिक का मतलब अंडरलाइन कर दी हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमिनेंस। इतने स्मॉल अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है नेचर में, बट इम्पोर्टेंस कार्बन का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो रोल प्ले करता है। इन दिस चैप्टर वी विल बी लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू दिस एनोमोली। इस चैप्टर में हम कार्बन के कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये है क्या है? बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में यहाँ बताया गया है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। क्या कार्बन
मेनली क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक ना। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इससे मतलब पहले चैप्टर में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ बताया गया है, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है। इस चैप्टर के बाद कंटिन्यू करूँगी आगे के चैप्टर्स। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि इससे पहले जो चैप्टर्स उसमें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया गया है। वी से दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई रहते हैं। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। और आयनिक कंपाउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक ना। सॉल्यूशन फॉर्म में मीन्स जब सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूव, सॉल्यूशन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और मोल्टन स्टेट क्या मतलब पिघला हुआ जो होता है, उस फॉर्म में ये क्या करता है, आयनिक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक ना। ये लाइन नोट कर लीजिएगा। देखिए, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। वी ऑल्सो से हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन्स दिस प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड की बॉन्डिंग देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन की फॉर्म में क्यों कंडक्ट करता है, तो समझ में आएगा। ये सब उसके जब बॉन्डिंग देखेंगे तो ये सब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। इसमें अब कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के जो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और वो ये नोट कर लीजिएगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन स्टेट में। आयंस उसके सॉल्यूशन फॉर्म में फ्रीली मूव होने लगते हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके कार्बन कंपाउंड्स में समझते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कार्बन कंपाउंड्स के नेम दिए हैं 4.1 टेबल में, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कुछ कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं कार्बन के, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3 CHOH, मेल्टिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 391। वैसे ही क्लोरोफॉर्म का दिया है, इथेनॉल का दिया है, मीथेन का दिया है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड्स मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक ना। चैप्टर 2 में ऐसा बताया, मतलब चैप्टर 2 में ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो चैप्टर 2 हम इसके बाद पढ़ूँगा, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम सब कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो उसमें चैप्टर 2 भी आएगा, तो फिर उसमें अच्छे से पढ़ेंगे ये। From the data on the boiling and melting point of the above compounds, we can conclude that the force of attraction between these molecules are not very strong. इसके melting point और boiling point कार्बन कंपाउंड्स को उसको देख कर ही पता कर सकते हैं कि इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच वो बहुत लूज़ रहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, बहुत लूजली बॉन्ड रहते हैं, ठीक ना। Since this compound are largely non-conductor of electricity, so तो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स आर वेरी, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इस वजह से आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, बिकॉज बॉन्डिंग इसमें कोई आयंस नहीं देते हैं, जैसे कि ये कोवलेंट बॉन्ड से, कार्बन कंपाउंड्स मेनली कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, ठीक ना। और कोवलेंट बॉन्ड में आयंस ब्रेक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, किसी एलिमेंट के बीच कैसे शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर की वजह से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो इंक्लूड ही नहीं होते हैं कि ये अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ये तो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग से, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाता है, तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। इन क्लास 9th वी लर्न दैट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लास 9th में
लर्न पढ़ा गया है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी वेरियस एलिमेंट का, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी देखा गया है बहुत से एलिमेंट्स का, और कैसे हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस, ये कैसे डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक ना। लेट let us now look at the electronic configuration of carbon. The atomic number 6 है, what would be the distribution of electron in various cells for carbon, how many valence electrons will carbon have। अब देखिए कार्बन के बारे में दिया, हम कार्बन का बताया है कि उसका पूछा है, उसका देखते हैं ईसी, ठीक ना। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का पहले देखते हैं। तो चलिए कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6। इसके शेल में कैसे प्रेजेंट रहेंगे, 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है कार्बन के। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration। देखिए इसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी हम कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसकी टेंडेंसी देख कर कि कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल कैसे, मतलब उसकी टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल, ये देख करके उसकी हम रिएक्टिविटी बता सकते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कैपेसिटी देखकर, ठीक ना, उसकी रिएक्टिविटी उसकी कितनी है कितनी नहीं है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर शेल। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, जो एलिमेंट आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, या तो गेन हो जाता है या तो लूज हो जाता है, ठीक। तो वो वही लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव बाई आइदर गेनिंग और लूजिंग। आयनिक कंपाउंड्स आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसे कंप्लीट कर देता, मतलब फुलफिल हो जाता है, बट वो गेनिंग और लूजिंग से होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स के। तो वही लिखा, इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। कार्बन में क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया है। एंड इट नीड टू गेन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन से, या तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो लूज़ करे, या तो गेन करे, या तो लूज़ करे। 4 गेन भी करेगा, 4 लूज़ भी करेगा। तो देखिए अब उसके बारे में वही बताया, इफ़ इट वेयर टू गेन और लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो गेन करेगा तब और लूज़ करेगा तब, ठीक। अगर वो गेन करेगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन। अगर वो 4 मतलब गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन और फॉर्म कर लेगा C4 नेगेटिव आयन, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। बट ये न्यूक्लियस जो हो, जैसे कि देखिए कार्बन के पास, ये देखिए कार्बन है 2 और 4, ठीक। अगर इसमें हम 4 और ऐड करेंगे, 2 और तब 8 हो जाएगा, कार्बन C4 नेगेटिव बन जाएगा, 4 नेगेटिव पर। तो फिर देखिए इसके पास प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, और बाहर देखिए 8 और 2 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन होल्ड कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक ना, प्रोटॉन के लिए। तो वही ये लाइन लिखा, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, तो उससे प्रोटॉन को होल्ड कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसे नॉर्मली समझती हूँ, जैसे कोई एक समझ जाइए कि कोई पतला एक ह्यूमन बींग है, ठीक ना, एक पतला सा एक इंसान है, ठीक, और कोई एक बहुत मोटा सा है। तो उस पतले को तुरंत खींच पाना, पतले को मोटे को खींच पाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मोटा ही उसे उस पतले इंसान को, उस मोटे इंसान को खींच पाना बहुत डिफ़िकल्टी होगा। उसी तरह ये भी है, वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, वही 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाना बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक ना। इस वजह से एक ये रीज़न है कि वो C4 नेगेटिव मतलब गेन नहीं करता है, ठीक, मतलब आयंस फॉर्म नहीं करता है, शेयरिंग से बना लेता है अपने बॉन्ड। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं, जब वो लूज़ करेगा, इट कुड लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कटायन, but it require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons। अब ये देखिए दिया है, it could lose 4 electron, जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब का दिया है, बट इट रिक्वायर, उसको बहुत ज़्यादा
वो जो इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में, क्योंकि देखिए 2 शेल रहेंगे ही और वो जो 6 प्रोटॉन रहेंगे उसको बहुत तेज़ी से होल्ड करके रखेंगे, तो उससे 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक ना। तो इसी वजह से ये लिखा, बट इट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन विथ 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन के साथ तो बस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना और फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक। इस वजह से C4 पॉजिटिव कटायन भी वो नहीं फॉर्म जल्दी करता है, क्योंकि उसको C4 पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देखो बट इट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से ये नॉर्मली क्या रहता है इसमें कि ये शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसमें गेन करने से भी बहुत डिफ़िकल्टी है और लूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी। इस वजह से नॉर्मली क्या है इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि शेयर करने से बनता है। तो देखिए पढ़ते हैं, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इस वजह से कार्बन ये सब डिफ़िकल्टीज़ जो हैं 2 पॉइंट ये लिखी हैं, इससे आप अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा ये दोनों पॉइंट, ठीक। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए कार्बन एक अच्छा कार्बन को क्या है बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके या खुद के कार्बन एटम से या तो दूसरे अदर एलिमेंट से कार्बन शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, ठीक ना। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। बस कार्बन ही नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत सारे एटम्स जो हैं वो इस तरीके से शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक ना। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर शेल, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो शेयर किए जाते हैं वो आउटर मोस्ट शेल से ही जो जाते हैं उसके अंदर के शेल के नहीं जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल ही बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। तो वही है, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। देखिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लाइन भी नोट कर लीजिए, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर शेल ऑफ बोथ द एटम्स, ठीक ना। दोनों एटम्स जो बॉन्ड बनाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वही बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ये लाइन लिखी है। एंड लीड टू बोथ एटम्स, और वो दोनों एटम्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने में सक्सेस होते हैं शेयरिंग से, ठीक ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे जाने से पहले कुछ हम मतलब एग्जांपल देखते हैं शेयरिंग से जो एटम्स बनते हैं, मॉलिक्यूल, ये क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक। देखिए स्टार्ट करते हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। एक सबसे छोटा एग्जांपल, सबसे जो इजली फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेकर समझते हैं, जो इसमें दिया भी है हाइड्रोजन का, ठीक। देखिए एज यू हैव learnt earlier the atomic number of hydrogen is 1। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है 1। हेंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k शेल। तो के 1 एटॉमिक नंबर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। हेंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k शेल। तो हाइड्रोजन में k शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और उसको मीन्स k शेल को फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए रहता है। देखिए एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द k शेल। हेलियम जो गैस है, हेलियम जो एटम है, हेलियम गैस जो है उसकी मतलब कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए हाइड्रोजन को एक k शेल फुलफ़िल करना पड़ेगा। k शेल को फुलफ़िल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को और चाहिए रहता है, तो वो क्या करता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। 2 हाइड्रोजन एटम शेयर अपना एक दूसरे को बॉन्ड करते हैं, उसे कोवलेंट, और फिर एक बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। चलिए ये देखते हैं हम। देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। देखिए कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, तो हो गए इसके 2, इसके भी 2, ये हो गया शेयरिंग से एक बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब ये इसके भी केस शेल फुलफिल है, इसका भी केस शेल फुलफिल है। इसको क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड एक बॉन्ड बन गया, इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक ना, दो एटम के बीच। चलिए अब आगे देखते हैं। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas। ये हेल्प करता है कोई भी, जैसे कि ये हेल्प करता है हाइड्रोजन को कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसका हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, ठीक ना, के सेल फुलफिल कर ले 2 इलेक्ट्रॉन से। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4.1 में मैंने जो बताया 4.1 डायग्राम में दिया भी है। ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एक H है, ये दूसरा H है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दो एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, एक बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। सिंगल बॉन्ड बना है 2 हाइड्रोजन एटम में, ठीक ना। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। ए सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन। सिंगल बॉन्ड को ये दोनों एक दूसरे के बीच सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और सिंगल बॉन्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक ना। ठीक, तो अब इसके बाद क्लोरीन का एक्सप्लेन किया है, फिर ऑक्सीजन का एक्सप्लेन किया है। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू। और जो ना समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं, ठीक ना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। ओके, थैंक यू।